दहशत गर्दी की नई लहर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेशावर में नेशनल एपेक्स कमेटी खैबर पख्तूनख्वा का इजलास हुआ। पुलिस लाइन्स खुदकुश धमाके पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस पेशावर में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ, चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के अलावा वफाकी वज़रा और कौमी सियासी कायदीन ने शिरकत की। ताहम इजलास में तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई नुमाइंदा शरीक नहीं हुआ। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने वज़ीर आज़म की जानिब से एपेक्स कमेटी में की गई गुफ्तगू की मजम्मत करते हुए कहा है कि शहबाज शरीफ को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मुतालिक ऐसी गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए था। तहरीक इंसाफ के दौर में दहशत गर्दी पर मौसर अंदाज में काबू पाया गया। बम धमाके, खुदकुश हमले या दहशत गर्दी के वाक़यात नहीं हुए। इम्पोर्टेड हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स रोक लिए। 230 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। ऊपर के मुझे अफसोस है जो शहबाज शरीफ साहब ने जो एपेक्स कमेटी में बात की है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। इसको इस तरह नहीं करना चाहिए कि वो ये साबित करे कि केपी पुलिस जो है ना वो नाअहल है या केपी पुलिस की कैपेसिटी नहीं है। आपको पता है दहशतगर्दी तो एक बहुत बड़ी लानत है। अब दहशतगर्दी से जितना हम मुतासर हुए हैं, कौन इससे मुतासर हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि जो हमारा दौर था इसमें हमने दहशतगर्दी के ऊपर कितना मौसर काबू पाया था। कितनी धमाके हुई हमारे दौर में, कितनी ड्रोन अटैक हुए हमारे दौर में, कितनी जो है ना खुदकशा है हमारे दौर में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो उसको बिल्कुल काउंटर किया था। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई ने कहा कि वज़ीर आज़म ने दौरा पेशावर में पख्तून अवाम के जख्मों पर नमक पाशी की। यहाँ पर लाशें पड़ी थी और शहबाज शरीफ 417 अरब रुपए का हिसाब मांग रहे थे। 417 अरब रुपए सूबे का हक था, किसी और मकसद के लिए नहीं दिए गए। इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म पेशावर आए जिस दिन लाशें पड़ी थी, उस दिन उन्होंने आकर यहाँ के आवाम के ऊपर नक्काशी की, उनके जख्मों पर कि लाशें पड़ी थी। वो कह रहे थे 417 अरब रुपए कहाँ चले गए, उसका हिसाब दो। तो ये चूंकि कारोबारी लोग हैं, ऐसे मौके पे भी इनको ये याद रहा कि 417 अरब रुपए कहाँ गए। बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि वो 417 अरब रुपए इन्होंने किसी खास मकसद के लिए नहीं दिए थे। इस सूबे के, वो सूबे का हक है, और जब से इमरान खान की हुकूमत गई है हालात ख़राब होते गए। पेशावर पुलिस लाइन्स की मस्जिद में नमाज जुमा के ईमान अफरोज मनाजिर ने अल्लाह के घर को वीरान करने के नापाक इरादे रखने वाले इंसानियत दुश्मनों को शर्मा दिया। धमाके के बाद मस्जिद में पहले जुमे की अदायगी की गई। लहू की नदियां बहा दो या फूलों के शहर को खून से नहला दो, हमारा जज्बा ईमानी मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। इंसानियत दुश्मनी में अल्लाह के घर बेआबाद करने वालों को पेशावर की निडर आवाम का बड़ा पैगाम। पुलिस लाइन मस्जिद में धमाके के पहले जुमे को जज्बा ईमानी दीदनी था। अल्लाह अकबर की फलक शगाव सदाओं की गूंज ने अमन दुश्मनों के दिल दहला दिए। पहली नमाज जुमा की अदायगी के लिए शहर भर से लोग खींचे चले आए। मस्जिद के अंदर पांव धरने की जगह बाकी न रही तो मस्जिद के बाहर भी नमाजियों का जमे गफीर लग गया। दहशत गर्दी का निशाना बनने वाली पुलिस के आला अफसरान और जवानों ने भी नमाज जुमा अदा की और दुश्मन को बता दिया कि तुम जितना चाहो कोशिश कर लो, हमारे जज्बे फसीलों से भी ऊंचे पाओगे। वज़ीर आला सिंध पेशावर पुलिस लाइन्स धमाके के जख्मियों की अयादत करने पहुंच गए। वज़ीर आला ने लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा किया। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने शोहदा के लिए 10 लाख रुपए, जख्मियों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला के हमरा मुशीर मुर्तज़ा वहाब और चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध ने पेशावर धमाके के शोहदा के यादगार पर भी हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। दहशत गर्दी समेत कौमी चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए, वज़ीर आज़म ने मशावरत के लिए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस तलब कर ली है। कॉन्फ्रेंस 7 फरवरी को इस्लामाबाद में होगी। की सियासी मंजरनामे में बड़ी सियासी पेशरफ्त, कौमी सियासी कायदीन को एक मेज पर बैठाने का बड़ा फैसला कर लिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अहम कौमी चैलेंजेस से निपटने के लिए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुला ली। APC 7 फरवरी को इस्लामाबाद में होगी, जिसमें शिरकत के लिए तमाम कौमी सियासी कायदीन को बाज़ाब्ता दावत दे दी गई। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को भी मदऊ किया गया है। लीगी रहनुमा अयाज सादिक ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और परवेज खटक से राब्ता करके वजीर आजम की तरफ से इमरान खान को APC में शिरकत की दावत दी है।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए आई इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानता। शहबाज शरीफ ने 10 माह में मईशियत और जमहूरियत को तबाह कर दिया। शहबाज शरीफ ने ढाई और फरस्तायत के जरिए मईशियत और जमहूरियत को तबाह किया। शहबाज शरीफ ने बुनियादी इंसानी हुकूक सल्ब और कानून की हुक्मरानी खत्म करके जमहूरियत और मईशियत को तबाह किया। शहबाज शरीफ की इन्हीं हरकतों के सबब दहशतगर्दी भी फैली है। वज़ीर आज़म की तरफ से बुलाई गई एपीसी पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं एक तरफ एपीसी बुला रहे हैं, दूसरी तरफ इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाना अच्छी बात है मगर इसके लिए संजीदा होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत मिली है तो इस पर मुशावरत करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत आइन शिकनी कर रही है। गवर्नर जो कह रहे हैं इलेक्शन बर वक्त नहीं हो सकते, वो पहले किसी वकील को बुलाकर उससे मशवरा कर लें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई के साबिक़ अरकान कौमी असम्बली ही मुतल्लिक़ा हलकों में कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे। पहले फैसला किया गया था कि इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात में खुद हिस्सा लेंगे। इमरान खान ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र फैसला तब्दील कर लिया है। पार्टी की जानिब से साबिक़ अरकान को ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने की हिदायत कर दी गई है। इमरान खान ने साबिक़ अरकान को कागज़ात नामज़दगी जमा कराने की हिदायत कर दी है। इमरान खान ने हिदायत की है कि साबिक़ा अरकान कौमी असम्बली अपने हलकों में इलेक्शन मुहिम शुरू कर दें। इलेक्शन कमीशन ने 33 हलकों में 16 मार्च को इलेक्शन शेड्यूल जारी कर रखा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा कि इमरान खान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने का पाबंद है। मुआशी हालात इसमें आड़े नहीं आ सकते। जुमेरात तक पंजाब में इंतखाबात का फैसला हो जाएगा। कारकुन इलेक्शन की तैयारी करें। 90 रोज में ज़िमनी इंतखाबात होना क्लियर हो चुका है। इलेक्शन कमीशन जो है वो 33 MNAs के बाय इलेक्शन का ऐलान पहले ही कर चुका है और अगले चंद दिन के अंदर अगली जो किस्त है वो 30 से ज़्यादा MNAs की इलेक्शंस की बाय इलेक्शंस की उसकी भी तारीख का ऐलान कर देगा इलेक्शन कमीशन। कोई किसी के दिमाग में शक नहीं होना चाहिए कि ये इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होने वाला है। ये 13 अप्रैल या उससे पहले होने वाला है। तहरीक इंसाफ के तमाम जो उम्मीदवारान हैं, तमाम जो वर्कर हैं तहरीक इंसाफ के, उन सब को हिदायत हम देना चाहते हैं कि एक भी दिन आप ज़ाया नहीं करें। आप फौरी तैयारी, जिसने अभी तक नहीं शुरू की है वो फौरी तैयारी शुरू कर दे। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर न करने के खिलाफ केस में इलेक्शन कमीशन के वकील को हिदायत की है कि आप गवर्नर को छोड़ें और इलेक्शन की तारीख दे दें। हर रोज इलेक्शन कमीशन की बातें हो रही हैं तो ये अच्छा काम भी करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आइन में दर्ज है इलेक्शन 90 रोज में होने हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मुआशी सूरत-ए-हाल खराब हो चुकी है? इससे पहले भी मुआशी सूरत-ए-हाल खराब थी लेकिन इलेक्शन हुए थे। आला अदलिया के इस हवाले से मुतादिद फैसले भी हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को हिदायत देते हुए कहा कि गवर्नर को छोड़ें, आप इलेक्शन की तारीख दे दें। हर रोज इलेक्शन कमीशन की बातें हो रही हैं तो ये अच्छा काम भी कर दें। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या इस केस के लिए फुल बेंच बना दें। पीटीआई ने फुल बेंच ना बनाने की इस्तदा कर दी जबकि गवर्नर के वकील की जानिब से जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत तलब की गई। अदालत ने इस्तफसार किया आपको कितना वक्त दरकार है, ये पाकिस्तान का मामला है। गवर्नर के वकील ने कहा कि कम से कम 7 रोज दरकार हैं। असद उमर ने 7 रोज का वक्त देने की मुखालफत की तो अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा आप अदालत आ गए हैं तो बेफिक्र हो जाएं, 4-5 रोज से कुछ भी नहीं होता। अदालत ने गवर्नर के वकील को जवाब जमा करवाने की मोहलत देते हुए आइंदा समाअत से कबल फरीकैन को तफसीली जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी है। अदालत ने केस की समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक पर सियासी पार्टियों के साथ मुशावरती इजलास 9 फरवरी को तलब कर लिया। 7 फरवरी को चीफ सेक्रेटरी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और आईजी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन बारे ब्रीफिंग देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ। इजलास में मेंबरान इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों और 86 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाबात के इनेकाद पर ब्रीफिंग
ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को जुडिशल अफसरान की खदमात फराहम करने के लिए दरखास्त कर दी गई। इस ज़मन में मरासला भी तहरीर कर दिया गया है। इजलास में फैसला किया गया कि ज़ाब्ता अखलाक पर सियासी पार्टियों के साथ मुशावरती इजलास 9 फरवरी को होगा। 7 फरवरी को भी इजलास अहम है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और IG पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन बारे ब्रीफिंग देंगे। वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन कौमी अहमियत के मामलात में राब्ते को सियासी हलकों ने हौसला अफजा करार दे दिया। तहरीक इंसाफ ने APC में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म की दावत पर मुशावरत का फैसला करने का जवाब दिया है, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म को एपेक्स कमेटी में अहम अमूर पर ब्रीफिंग भी दी गई है। ऑन शिराजी से मज़ीद जानते हैं। ऑन, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त सियासी पारा काफ़ी हाई है, लेकिन उसके साथ साथ खुशाइन खबर ये है कि हुकूमत और अपोजिशन के माबैन, ख़ास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन आपस में राब्ता हुआ है। और ये बैकडोर राब्ते की अगर बात करें तो ये राब्ता बेसिकली तौर पे जो है वो 7 तारीख को जो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है उसके हवाले से हुआ है। आल पार्टी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, माशी और अमन अमान की जो सूरत हाल है उस हवाले से बुलाई जा रही है। ताहम इसी 7 तारीख को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो है वो फर्द जुर्म भी आयद होनी है। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो आज पेशावर में मौजूद है, एपेक्स कमेटी के इजलास की उन्होंने सरबराही भी की, जिसमें ख़ास करके KP में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से गुफ्तगू की गई और ये देखा गया कि KP की जो पुलिस है उसके पास वसाइल क्यों नहीं है, क्योंकि वफाक की जानिब से मुसलसल सूबे को हर साल जो है इस मद में काफ़ी पैसे दिए गए हैं। तो इस हवाले से भी गुफ्तगू की गई और उसके बाद फिर पंजाब का जो हालिया इलेक्शन है और KP का जो इलेक्शन है आया वो 90 दिन के अंदर होगा या नहीं होगा, इस हवाले से भी गुफ्तगू की जा रही है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी इस तमाम मामले सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल करने पर कराची में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ कराची के मोचको थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके FIR को सील कर दिया गया है। शेख रशीद पर मुकदमा बिलावल भुट्टो के खिलाफ गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल करने पर दर्ज किया गया है। ज़राए का बताना है कि शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए कराची पुलिस की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई है। मोचको थाने के SHO और SDPO शेख रशीद को लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद को आज ही कराची मुंतकिल किया जाएगा। इस्लामाबाद अपारा थाना के मुकदमे में जुडिशल होने के बाद शेख रशीद मरी पुलिस को मतलूब। मरी पुलिस का थाना अपारा से राबता। ज़राए के मुताबिक मरी पुलिस ने शेख रशीद से दर्ज मुकदमे में तफ्तीश करनी है। मरी पुलिस की थाना अपारा से दरखास्त आपको बता रही हैं। इस्लामाबाद अपारा थाने के मुकदमे में जुडिशल होने के बाद शेख रशीद मरी पुलिस को मतलूब है। मरी पुलिस का थाना अपारा से राबता हुआ। ज़राए के मुताबिक मरी पुलिस ने शेख रशीद से दर्ज मुकदमे में तफ्तीश करनी है। इस्लामाबाद अपारा थाना के मुकदमे में जुडिशल होने के बाद शेख रशीद मरी पुलिस को मतलूब हैं। मरी पुलिस का थाना अपारा से राबता हुआ। ज़राए के मुताबिक मरी पुलिस ने शेख रशीद से दर्ज मुकदमे में तफ्तीश करनी है। मरी पुलिस को अगर मुल्जिम मतलूब है तो मुतल्लिका अदालत से राबता किया जाए। अपारा पुलिस का मरी पुलिस की आई टीम को जवाब। ज़राए के मुताबिक कराची में मुकदमे के इंदराज का इल्म हुआ है। खुरम मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। खुरम, मजीद डिटेल्स बताइएगा। बिल्कुल ऐसा है कि इस्लामाबाद में जो थाना पारा में एक मुकदमा शेख रशीद के खिलाफ दर्ज हुआ है, उस मुकदमे में जुडिशल होने के बाद पुलिस को भी शेख रशीद अपने दर्ज किए गए मुकदमे में मतलूब है। इस वजह से मरी पुलिस ने शेख रशीद से दर्ज मुकदमा में तफ्तीश करनी है। इस वजह से मरी पुलिस ने थाना अपारा पुलिस से उनको अपनी तहवील में लेने के लिए दरख्वास्त भी की है। मरी पुलिस को अगर मुलज़म मतलूब है तो मुतल्लिका अदालत से रब्ता किया जाए। ये जवाब इस्लामाबाद पुलिस के थाना अपारा के SHO की जानिब से दिया गया और ज़राए का ये भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है और तरीक़ाकार जो कानूनी होता है वो भी यही है कि जब मुलज़िम किसी एक थाने में किसी मुकदमे में गिरफ्तार होता है तो जब उसको किसी दूसरे शहर की पुलिस ने लेके जाना है तो उसका बाकायदा कानूनी तरीक़ाकार है और वो अदालत के जरिए उनको तहवील में और रिमांड में दिया जा सकता है। तो उस तरीक़ाकार के बाद मुलज़म उनके हवाले किया जाएगा। और इस वजह से जो कराची में मुतल्लिका एक मुकदमा दर्ज किया गया शेख रशीद के खिलाफ, उसमें भी कराची पुलिस को भी शेख रशीद की जो है अपनी तहवील में लेने की जरूरत है। लेकिन जो ज़राए का कहना है कि अभी तक कराची की पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस से रब्ता नहीं किया
मरी पुलिस ने रब्ता किया था, उसको थाने की तरफ से जवाब दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया खुर्रम मलिक, आप हमें तफसीलन बता रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर पुलिस, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि काश इतना एहतराम होता, यहाँ तो एक केस में जमानत हो तो बाहर दूसरे मुकदमे में उठा लिया जाता है। अगर सब कुछ ठीक होता तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राशिद शफीक की जानिब से दायर की गई तौहीन अदालत की दरखास्त पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। दौरान समाअत शेख रशीद के वकील नईम हैदर और इंतजार हैदर अदालत के सामने पेश हुए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने उनसे सवाल किया कि किस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई है। आपने सिर्फ नोटिस को चैलेंज किया था, FIR को नहीं। वकील ने इस्तदा की कि अदालती हुक्म अदूली पर SHOs अपारा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि इस वक्त कोई FIR नहीं थी, सिर्फ नोटिस को मुअत्तल किया था। वकील ने कहा कि उस वक्त पुलिस ने इंक्वायरी शुरू कर रखी थी जिस पर FIR हुई। उसी इंक्वायरी की बिना पर पुलिस ने समन नोटिस जारी किया हुआ था जिसको अदालत ने मुअत्तल किया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि अदालत ने FIR के इंदराज से नहीं रोका था, अदालत ने नोटिस को मुअत्तल किया था। इसके तनाजुर में कोई खिलाफ वर्जी हुई है तो बताएं। अदालत ने FIR के इंदराज के हवाले से नहीं रोका था, न ही आपकी इस्तदा थी। अदालत ने शेख रशीद के वकील को पटिशन पढ़ने की हिदायत करते हुए सवाल किया कि आपकी पिटीशन में इस्तदा क्या थी। शेख रशीद के वकील ने जवाब दिया कि हुक्मनामे से ये तासुर गया कि मामला कोर्ट में है तो इदारे तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि काश इतना एहतराम होता, यहाँ तो एक केस में जमानत होती है तो दूसरे मुकदमे में उठा लिया जाता है। अदालत ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर पुलिस, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। लाहौर में सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज को रिहाई मिल गई। अदालत ने साइबर क्राइम मुकदमे में जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया। इमरान रियाज की जानिब से सीनियर कानूनदान आफ्ताब बाजवा ने दलाइल पेश किए। अदालत ने इमरान रियाज खान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। FIA ने इमरान रियाज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। इमरान रियाज की तरफ से मियाँ अली अशफाक एडवोकेट दलाइल दिए। FIA ने 14 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। लाहौर में सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज को रिहाई मिल गई है। नबील नकवी ने हमें ज्वाइन किया है। नबील, मामले की डिटेल्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर जिला कचहरी में सीनियर एंकर इमरान खान के जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया है। इमरान रियाज की जानिब से सीनियर कानूनदान आफ्ताब बाजवा ने दलाइल पेश किए थे। अदालत ने इमरान रियाज खान को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला जो सुनाया है, जबकि FIA ने जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा ज़ुर की रूबरू इमरान रियाज की जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। इमरान रियाज खान की तरफ से मियाँ अली अशफाक एडवोकेट ने दलाइल दिए थे, जबकि FIA ने 14 दिन की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। बहुत शुक्रिया नबील नकवी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान ने घरों, दोस्तों और ख़ानदानों को लड़वाया, बात करने का सलीका और तहजीब छीन ली। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में मुनक़िदा सोशल मीडिया टीम इजलास की सदारत की और कहा कि गुज़श्ता 4 साल के स्याह आमराना दौर में भाई को भाई से लड़वाया गया। जहनी मरीज़ ने वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर झूठ, गाली और गोली को कौमी कल्चर बना दिया। नौजवान माशरे में तहम्मुल, इखलाक, भाईचारे के जज्बे उभारें, मुकालमे का जमहूरी और इस्लामी तर्ज तकल्लुम अपनाएं। कायद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून शराफत, बर्दाश्त और इखलाकी कदरों पर यकीन रखते हैं। माशरे से तकसीम दर तकसीम को ख़त्म करना और इत्तेहाद के जज्बों को बढ़ाना है। मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद हकान अब्बास ने पार्टी ओहदे से अपने इस्तीफे पर वजाहत दे दी। कहा कि पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दिया है लेकिन पार्टी के साथ हूँ, हमेशा इसी पार्टी के साथ रहूँगा। मरियम नवाज लीडरशिप पोजीशन में आई हैं। मरियम नवाज को स्पेस चाहिए। अगर हम वहाँ होंगे तो इख्तलाफ राय भी हो सकता है जो मुनासिब नहीं है। जब नई जनरेशन आती है तो पुराने लोगों को नए किरदार में आना पड़ता है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पूरा इलेक्शन धांधली ज़दा था। 4 बार बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हुआ। पूरा बल्दियाती इलेक्शन सवालिया निशान बन चुका है। कराची का एक एक वोट जो लोगों ने ईमानदारी से, दयानतदारी से कास्ट किया है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी जिम्मेदारी है। और जिस भारी तरीके से लोगों ने हम पर एतमाद का इज़हार किया है, यह हमारा फर्ज बनता है कि हम उस मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करें।
یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ چلیں بس آگے کے معاملات طے کرتے ہیں. جب تک مینڈیٹ کا تحفظ نہیں ہوگا بات چیت کیسے شروع ہو سکتی ہے, گفتگو کیسے ہو سکتی ہے. اس لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہماری پوری فائلیں موجود ہیں. اس پورے عرصے میں جب یہ الیکشن نہیں ہو رہا تھا تو صرف جماعت اسلامی تھی. آج سے 1.5 سال پہلے ہم پہنچے تھے اور ہم نے کہا تھا الیکشن کمیشن میں کہ الیکشن کروایا جائے, جس پر پھر ایک ٹائم لائن ان کو دی گئی تھی. پھر 4 مرتبہ الیکشن ملتوی ہوا ہے تو یہ صرف جماعت اسلامی تھی جو ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, الیکشن کمیشن میں, سڑکوں پر, الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاج کی صورت میں احتجاج کر رہی تھی کراچی کے حق اور اختیار کے لیے. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ IMF بہت ٹف ٹائم دے رہا ہے, اس کی شرائط ناقابل تصور ہیں لیکن مجبوراً ہمیں پوری کرنی پڑیں گی. اور ہماری جو IMF کے ساتھ جو شرائط ہم نے اپنے پوری کرنی ہے وہ اٹس بیونڈ امیجنیشن, لیکن مجبوری اس کو کرنا ہے, ہم نے ہر صورت کرنا ہے. تو ان تمام مشکلات میں رہتے ہوئے بھی انشاءاللہ وفاق ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہے. آپ کی مشاورت سے ہم انشاءاللہ وفاق میں بھی اور چاروں صوبوں میں CTD کو ہم جس طریقے سے بھی مضبوط کر سکتے ہیں, آگمنٹ کر سکتے ہیں. ٹریننگ کے حوالے سے, اپنا جو ایکوپمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے جو کچھ بھی ہے وہ ہم حاضر ہیں, کیونکہ یہ وفاق ہے. چاروں صوبوں ہماری اس ملک کی اکائیاں ہیں, ہم نے مل کر چلنا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ حکومت بجلی پیدا کرنے کے مقامی ذرائع پر کام کر رہی ہے. K3 کی شمولیت سے جوہری توانائی پیدا کرنے کی صلاحیت 3600 میگا واٹ تک پہنچ چکی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ان ذرائع میں پن بجلی, کوئلہ, شمسی توانائی شامل ہیں. مقامی طور پر پیدا ہونے والی بجلی ایندھن کی درآمد کم کرنے میں مدد دے گی. اس بجلی سے ٹیرف کو کم کرنے میں بھی مدد ملے گی. مقامی طور پر پیدا ہونے والی بجلی عام آدمی کو ریلیف دینے میں بھی مددگار ہوگی. گزشتہ روز کراچی میں پاکستان کے 7ویں نیوکلیئر پاور پلانٹ کا افتتاح کیا. K3 منصوبے سے قومی گرڈ میں 1100 میگا واٹ بجلی شامل ہو چکی. K3 کی شمولیت سے جوہری توانائی پیدا کرنے کی صلاحیت 3600 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے. اور ڈالر کی اونچی اڑان, روپیہ ہرے نوٹ کے تعاقب میں ہوا ہلکان. ہرے نوٹ نے تیسرے دن بھی دام بڑھا لیے. انٹر مارکیٹ میں امریکی نوٹ کی قیمت میں 2 روپے 64 پیسے اضافہ ہوا. روپیہ مزید بے قدر ہو گیا. وزیر خزانہ کے ڈالر کے دبوچنے کے دعوے اپنی موت آپ مر گئے. امریکی ڈالر پھر روپے پر جھپٹ پڑا. کاروباری ہفتے کے 5ویں اور آخری روز روپے کی بے قدری میں رہی سہی کسر بھی نکال دی. ڈبل سینچری کے بعد ٹرپل سینچری کا ارادہ باندھ لیا. ڈالر کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں پھر نمایاں اضافہ ہو گیا, جس کے بعد روپیہ اپنی بے قدری پر آنسو بہانے لگا. معاشی ماہرین نے بھی دانتوں میں انگلیاں دبا لی. کہتے ہیں ڈالر کی اتنی پھرتیاں سمجھ سے بالا تر ہیں. یہی حال رہا تو ڈالر ٹرپل سینچری کر جائے گا. ایک ہفتے میں حکومت کی پھر پیٹرول بم سے بمباری کی تیاری. IMF کے ڈو مور کے مطالبے عوام پر پڑیں گے پھر بھاری. حکمرانوں نے پیٹرول کی قیمتوں پر تیل چھڑک کر آگ لگانے کے لیے کمر کس لی. پیٹرول اب کی بار کتنا مہنگا ہوگا, جانیے اس رپورٹ میں. عوام کو ریلیف دینے کے دعوے دار حکومت کی عوام پر مہنگائی کی بمباری. حکومت نے ایک ہی ہفتے میں دوسری بار پچھلے زخم سہلاتی عوام پر ایک اور پیٹرول بم گرانے کی تیاری پکڑ لی ہے. IMF کی کارگزاری پیٹرول کی بھی ٹرپل سینچری کی جانب پیش قدمی جاری. 30 روپے فی لیٹر پیٹرول مہنگا ہونے کے پھر باز گشت سنائی دینے لگی. حکومتی ذرائع کے مطابق پہلے سے مہنگا پیٹرول مزید 30 روپے مہنگا ہوگا. حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر 17% GST عائد کرنے پر بھی غور کرے گی. حکومت نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی موجودہ زیادہ سے زیادہ حد 50 روپے فی لیٹر میں سے 20 سے 30 روپے فی لیٹر اضافے کے ساتھ اس کو 70 سے 80 روپے فی لیٹر کرنے اور پیٹرولیم مصنوعات پر 17% GST عائد کرنے کی بھی ٹھان لی ہے. کراچی میں شہریوں کی سہولت کے لیے بنائے گئے پیڈسٹرین برج خطرے کی علامت بن گئے ہیں. ٹوٹ پھوٹ کا شکار بلائی گزرگاہوں سے گزرنا شہریوں کے لیے کسی خطرے سے خالی نہیں. تفصیلات عطا حسین کی رپورٹ میں.
یہ کوئی خطروں کے کھلاڑیوں کے لیے اسٹنٹ کرنے کا اسپاٹ نہیں بلکہ یہ شہریوں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا پیڈسٹرین برج ہے جسے شہری استعمال کر کے بحفاظت سڑک کو عبور کر سکتے ہیں، لیکن شہر میں موجود بلائی گزرگاہیں کسی خطرے سے خالی نہیں۔ یہ ہے ایم اے جناح روڈ پر واقع پیڈسٹرین برج۔ اس بلائی گزرگاہ کی سیڑھیوں کی گرل تو غائب ہے ہی اور ساتھ میں بجلی کی تاریں بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں سے گزرنا شہریوں کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں۔ تقریباً 10-12 سال ہو گئے اس چیز کو، یہ جو ہے نا یہاں سے یہ لوہے کاٹ کے لے گئے، لیکن کوئی جو ہے نا کہیں کتنے بچے یہاں سے گر چکے ہیں، کتنے لیڈیز جو ہے نا مزدور عورت وہ جو ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے، تو یہاں تو یہ حساب ہے۔ بالائی گزرگاہ کی حالت خراب ہونے کی وجہ سے شہری ایسے ہی سڑک کو کراس کر لیتے ہیں جو کہ خطرناک ہے۔ شہریوں کی سہولت کے لیے بنائے جانے والے پیڈسٹرین برج اب خطرے کی علامت بنتے جا رہے ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر میں موجود تابحال پیڈسٹرین برج کی فی الفور مرمت کرائی جائے تاکہ کسی بھی بڑے حادثے سے بچا جا سکے۔ کیمرامین شہروز خان کے ساتھ عطا حسین، سچ ٹی وی، کراچی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے sach.tv.pk اور دیکھتے رہیے سچ نیوز۔